हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बेटा हम यहाँ पे कर रहे थे सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के बिट क्वेश्चंस। इसके 3 वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये इसका 4th पार्ट है जिसके अंदर आगे के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है जीरो बेस्ड बजट सिस्टम मॉडल बाय, मतलब जीरो बेस्ड बजट का जो आपने टॉपिक पढ़ा है कोस्टिंग के अंदर, ठीक है, वो किसने मॉडल किया। हालांकि अपने यहाँ पे जो अपन कोस्ट ऑडिट पढ़ते हैं वहां पे इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी ये पुराने सिलेबस से उठा के डाला हुआ कोई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ये मॉडल डेवलप हुआ था 1970 में, ठीक है, और किसने डेवलप किया था? पीटर ए फिर ने किया था, ठीक है। 1970 में पीटर ए फिर ने इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने ये मॉडल हमें दिया है, ठीक है। देखिए ऐसे नाम पूछे जाने वाले क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन ही होंगे, तो आप इनके नाम याद भी कर ले तो कोई ज्यादा आपके लिए मुश्किल टास्क नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कॉर्पोरेट प्लानिंग इज। जब आप कॉर्पोरेट प्लानिंग कर रहे होते हैं तो इनमें से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? टाइम एंड वर्क स्टडी, देखा जाए तो हाँ वैसे तो इम्पोर्टेंट है। इम्पोजिंग कंट्रोल सिस्टम लगाना, ठीक है। ये देखो कंट्रोल सिस्टम लगाना ये बात की बात है, मतलब बात की इन द सेंस जब ऑपरेशन आप करेंगे तब की बात है, प्लानिंग की बात नहीं, ठीक है। फोरकास्टिंग एंड गोल सेटिंग, हाँ ये प्लानिंग में आता है। और शॉर्ट एनालिसिस, देखा जाए तो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे ही पॉइंट वैसे कंसिडर होते हैं, बट अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए जिसमें सारे ही आंसर सही लग रहे हों तो आप देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा शॉर्ट एनालिसिस को इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट एनालिसिस से सारी चीजें जान पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करते हैं। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी प्लानिंग करेगा तो वो शॉर्ट एनालिसिस करेगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम किसको मान के चल रहे हैं? शॉर्ट एनालिसिस को। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 कह रहा है हु इज द डेवलपर ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। ये इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हु इज द डेवलपर ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जीरो बेस्ड बजटिंग का पूछा था, वैसे ही पूछा है कि मैनेजमेंट ऑडिट का डेवलपर कौन है। तो बेटा ये है टीजी रोज। टीजी रोज इसका डेवलपर है। मेरे जो नोट्स आप पढ़ेंगे उसमें भी इसका नाम लिखा हुआ है कि टीजी रोज ने डेवलप किया था क्या? मैनेजमेंट ऑडिट का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैन बी कंप्रेस्ड ऑफ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीजें हो सकती है? प्रिवेंटिव कंट्रोल, बिल्कुल, डिटेक्टिव कंट्रोल, कलेक्टिव कंट्रोल, ऑल ऑफ दी, सारे, ये सारे कंट्रोल हो सकते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर। कैसे? तो प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि गलती हो उसको रोकना, कि गलती हो जाएगी उस चीज को रोकना, कि गलती हो ही ना, वो चीज पहले हम ये करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? डिटेक्टिव कंट्रोल, कि अगर गलती होगी तो पकड़ में आ जाए, ठीक है। और फिर अब करते हैं करेक्टिव कंट्रोल, की जो गलती होगी उसको करेक्ट कैसे किया जाए। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ये तीनों ही चीजें मिल जाती हैं, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर। हमने पढ़ा हुआ है इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, मतलब सीए, सीएस, सीएमए या एमबीए या कोई भी प्रोफेशनल पर्सन भी हो सकता है, या फिर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। मतलब उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। तो who can be appointed as internal auditor of company as per the Companies Act 2013? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, सच अदर प्रोफेशनल वो भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये सारे ही हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 है विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द इंटरनल ऑडिट। कौन सा सेक्शन डील करता है? 138। 138 में आपने प्रोविजन पढ़े हुए, तो सीधा सिंपल है। जो भी सेक्शंस के क्वेश्चन होते हैं सिर्फ सेक्शन का नाम पूछा होता है, उसमें आपको सीधे सीधे सिर्फ नाम लिखना है और कुछ भी नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं।
वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट का मेजर कंपोनेंट क्या है, मतलब गवर्नमेंट ऑडिट जब हम करते हैं, जिसको हम प्रोप्राइटरी ऑडिट भी कहते हैं, उस पर मेन फोकस हम किस पे करते हैं? तो हम मेन फोकस करते हैं बेटा उसके अंदर गवर्नमेंट रेवेन्यू, यूनियन बजट एंड कंट्रोल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी। हम करते हैं बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे कि गवर्नमेंट ने जो खर्चे किए हैं क्या उनकी जरूरत थी, क्या वो मैक्सिमम ऑप्टिमम मैनर में हुए हैं, और क्या वो उसी तरीके से हुए हैं जैसे हम अपने पैसे को खर्च करते हैं। इसको प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर भी कवर किया जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? इंटरनल ऑडिट कैन बी परफॉर्म बाय, अभी पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन कि इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है? एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल कर सकता है, एक्सटर्नल एजेंसी बिल्कुल कर सकती है, मैनेजमेंट इटसेल्फ नहीं, मैनेजमेंट खुद थोड़ी करेगा, मैनेजमेंट ही को ही तो चेक किया जा रहा है, मैनेजमेंट के काम को ही तो चेक किया जा रहा है, खुद ही आप चेक करोगे तो अपनी गलती तो किसी को दिखती नहीं है, तो इसलिए मैनेजमेंट ऑडिट नहीं कर सकता, खुद ऑडिट नहीं कर पाएगा, तो हम कहेंगे ए एंड बी दोनों ही इंटरनल ऑडिट करने के लिए एलिजिबल। ओके, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट करवा सकते हैं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट करवा सकते हैं, और एज पर सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी यस करवा सकते हैं। इसका मतलब हम तीनों ही सेक्शन में एनजीओ को रजिस्टर करवा सकते हैं। मतलब आपको कुछ चैरिटेबल काम करना है तो जरूरी नहीं आप ट्रस्ट बनाए, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते, सोसाइटी बना सकते हैं उसको, और उसको कंपनी बना सकते हैं जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है। तो ये तीनों ही एक्ट में आप रजिस्टर करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? The management auditor shall consider in the evaluation of capacity utilization. Management auditor shall consider in the evaluation of capacity utilization. Capacity utilization में वो क्या क्या चीजें ध्यान रखेगा? Method of measuring base machine capacity. हाँ, capacity measurement is based on capital output ratio or sundry other factors. हाँ, technical terminology like license capacity, installed capacity. हाँ, ये तो सारी चीजें ही हैं। जब आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते हैं, ये CAS 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम सब चीजों को ही ध्यान में रखते हैं, और इसलिए हम कहेंगे ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर। ओके, चलिए आगे, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर आर, इंटरनल ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे, राइट एटीट्यूड बिल्कुल होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि आपको कंप्यूटर के थ्रू ऑडिट करनी है तो आपको उसका नॉलेज होना ही चाहिए, एंड कम्युनिकेशन एंड अदर सॉफ्ट स्किल, बिल्कुल ये सारी बातें एक इंटरनल ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अब। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है एन ऑडिट ऑफ और फॉर ए गवर्नमेंट एजेंसी इज कंपोज बाय, मतलब जब हम कोई गवर्नमेंट एजेंसी की ऑडिट करते हैं या गवर्नमेंट एजेंसी के लिए ऑडिट करते हैं तो इन दैट केस इनमें से क्या चीज़ों को फोकस किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। फाइनेंशियल कंप्लायंस बिल्कुल देखेंगे, इकोनॉमिक इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी बिल्कुल देखेंगे, और प्रोग्राम के रिजल्ट क्या रहे बिल्कुल सारे ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएंगे। देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन है ऑल ऑफ दी अबव वाले, उनमें सभी के आंसर ऑल ऑफ दी अबव ही आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही इन्होंने ऐसे फ्रेम कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है एस्पेक्ट में बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल, जब हम प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे तो कौन कौन से एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है? मैक्सिमम, मिनिमम एंड रीऑर्डर लेवल, बिल्कुल मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, सारी चीज़ें हम देखते हैं, मिनिमम मैक्सिमम सारी देखते हैं, डेंजर लेवल भी देखते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं, तो ये हमें देखनी है। फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम एंड डिफरेंट रिप्लेसमेंट सिस्टम, बिल्कुल ये भी देखते हैं। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग एनालिसिस, बिल्कुल ये भी, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें ज़्यादा जल्दी बिकता है, कम बिकता है, या फिर बहुत ही धीरे बिकता है, और उसका ऑर्डर कब देना है, कितना देना है जो हमें फायदेमंद रहेगा, तो वो सारी चीज़ें ही हम देखते हैं, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दी अब। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है तब आपका प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल होगा।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है। इंटरनल ऑडिट इज वन टाइम एक्टिंग। क्या पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही होती है इंटरनल ऑडिट? नहीं, साल में एक बार बोले तो चलता है, लाइफ में एक बार कहे तो नहीं चलेगा। कॉन्टिन्यूस ऑडिट पूरे साल नहीं चलती, ठीक है, पूरे साल तो नहीं बोलेंगे हम क्योंकि वो तो कॉन्करेंट ऑडिट में आ जाएगा, पर कंटिन्यूस का मतलब हर साल बोल सकते हैं। हाफ ईयरली नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो बेटा इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम कहेंगे कंटिन्यूस ऑडिट बिकॉज इट्स पर एनम, ऐसा बोल। ये कॉन्करेंट ऑडिट नहीं समझना इसको, कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पर एनम होती है, ठीक है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर while conducting audit and they only result in loss of time। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो। क्वेश्चन ही क्या पूछा आगे, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। द स्टेटमेंट, ओके ठीक है, ये पूछा है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऑडिट वर्किंग पेपर तो ऑडिटर की सबसे बड़ी एसेट होती है, और ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट। ओके, आगे लिखा गया है कोऑपरेटिव ऑडिटर हैज टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन of the overdue debts, if any, and evaluation of the asset and liability, valuation of asset and liability of the society while conducting the internal audit as per। मतलब जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कर रहे होंगे तो आपको उनके ओवरड्यू का एग्जामिनेशन करना है और उनके एसेट एंड लायबिलिटी का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। और वो जो आप वैल्यूएशन करेंगे वो कौन से रूल के हिसाब से, कौन से सेक्शन के हिसाब से करेंगे। तो हमारा बेटा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेक्शन 17(2)। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेक्शन 17(2) ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। आप कहेंगे क्या सर हम ये सारे याद करने हैं? नहीं बेटा, ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं मानता कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसे कौन कौन से एक्ट याद करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ पता नहीं, हम वो चीज़ हमें याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी दिया है तो मैं आपको इसका आंसर बता दिया, और मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं फील्ड बैलेंस शीट अप्रोच टू ऑडिट कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ। देखिए फील्ड बैलेंस शीट अप्रोच जो हम लगाते हैं ना, वो ऐसी जगह लगाते हैं कि जहाँ पे बोलते हैं ना कि कोई ज़्यादा वो नहीं है, अकाउंटेंट वगैरह नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉपर काम होता है, लोकल अथॉरिटी में प्रॉपर काम होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये जो होते हैं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये इनकी जगह इनमें जब इनको ऑडिट कर रहे होंगे तो फील्ड बैलेंस शीट का कंसेप्ट काम में लिया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। अंडर द प्रोप्राइटरी ऑडिट, मैंने पहले ही कहा था प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस ऑडिट भी बोल सकते हैं। द ऑडिटर ट्राई टू ब्रिंग आउट व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, किस तरीके के एक्सपेंसेस को आपको बाहर निकालना है या नजर में लाना है। इम्प्रॉपर खर्चों को, यस बिल्कुल। अवॉइडेबल खर्चे जो अवॉइड हो सकते थे पर फिर भी किए गए उनको, बिल्कुल। फिर बोला गया है इन प्रैक्टिशियस, मतलब कि जो खर्चे झूठे हैं या फिर गलत तरीके से किए गए हैं उनको, बिल्कुल। इन सारे खर्चों को ही सामने लेके आना है तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दी अबव। मतलब जब आप प्रोप्राइटरी ऑडिट करेंगे तो इन तीनों तरीके के खर्चों को आपको रिपोर्ट करना है। आगे देख लेते हैं क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 99। स्टेट्स अबाउट द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी के अकाउंट्स की ऑडिट कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखी हुई है, ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल 234 जेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 243 जे एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपके लिए रिलेवेंट है, ठीक है। फिर भी मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही इसका। ये हो जाएगा बेटा ए, आर्टिकल 243 जेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी डेप्थ नॉलेज हो, ऐसा नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके रिलेवेंट हैं। फिर भी बिट क्वेश्चन में जो जो दिए हुए हैं एटलीस्ट वो तो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता हो सकता है कि बिट क्वेश्चन से डायरेक्टली कॉपी होके ऐसा कैसा क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पे तो आपको ये याद होना चाहिए। पर आप ये ना सोचें कि इसी तरीके के हम और क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, नहीं, वो आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ओके। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू कंडक्ट एन हॉस्पिटल ऑडिट। हॉस्पिटल की ऑडिट करने के लिए, जो स्पेशल ऑडिट हम बोलते हैं, वो करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या होगा? चेक द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, स्टडी ट्रस्ट डीड, एग्जामिन रिकॉर्ड, फिजिकल विजिट। देखिए ये तीनों काम होंगे ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग दी ऑडिट जब आप ऑडिट करेंगे। पर सबसे पहले तो अपना अपॉइंटमेंट चेक करेंगे ना कि वो प्रॉपर है या नहीं।
तो सबसे पहला काम यही होता है, चेक द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। क्योंकि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट से आपको वर्क स्कोप पता चलेगा, आपका अपॉइंटमेंट प्रॉपर है या नहीं वो पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, हु अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? सीएजी अपॉइंट करता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑडिट तो ये खुद करता है और गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट करता है। आगे देख लेते हैं, सीएजी हैज राइट टू डायरेक्ट the manner in which the company's accounts shall be audited by the auditor and to give such other instruction in regards to any matter relating to the performance of his function as per section। कहने का मतलब ये है कि CAG जो हमने बोला, वो गवर्नमेंट कंपनी की जब ऑडिट कराएगा तो उसको जो डायरेक्शन देने के राइट हैं, जो और अदर राइट है, वो कहाँ पे है? तो ये है बेटा सेक्शन 143। सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट में राइट्स ऑफ ऑडिटर दे रखे हैं, ठीक है। और वहीं पे सीएजी के भी राइट दे रखे हैं कि वो क्या क्या चीजें करवा सकते हैं। इसमें सप्लीमेंट्री ऑडिट का भी कंसेप्ट आता है, अगर सीएजी को लगता है ऑडिट ढंग से नहीं तो सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 103, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडीज इंक्लूड। लोकल बॉडी समझते हैं ना, जेडीए, नगर निगम, जयपुर की अगर बात करें तो ऐसे नगर पालिका या म्यूनसिपैलिटी जो भी होती है वो सब इसमें आ जाती है। तो क्या क्या चीजें इसमें कवर की जाती है जब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है? बजटरी प्रोसेस, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव, सारे। भाई आपको फाइनेंस किसी का कंट्रोल करना है, चलो ये तो लोकल बॉडी की बात होगी, और भी किसी का करना होता है तो आप उनकी क्या क्या चीजें देखते हैं? बजटरी प्रोसेस देखेंगे कि उन्होंने क्या बजट बनाया, कैसे काम किया, लोकेशन ऑफ फंड कैसे किया। एक्सपेंडिचर कंट्रोल कि एक्सपेंसेस ओवर ना हो जाए, ठीक है, और सही वे में हो, उसके लिए क्या कंट्रोल लगा रखे हैं, और उनका अकाउंटिंग का क्या सिस्टम। सारी चीजें चेक करेंगे तो ही फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर है या नहीं ये पता चलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अभी पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था एनजीओ का, कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब एनजीओ को कौन से कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए कंपनी, एज ए कंपनी कौन से सेक्शन में किया जा सकता है? तो अभी हम थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 में नो प्रॉफिट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का 105, द गवर्नमेंट ऑल्सो इंगेज इन द कॉमर्शियल एक्टिविटी एंड फॉर द पर्पज इट में इनकॉर्पोरेट। गवर्नमेंट जो होती है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी भी करती है, और उसके लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की बॉडीज बनाती है, अलग अलग टाइप की एंटिटीज बनाती है। तो वो कितने टाइप की एंटिटी बना सकती है? बेटा इसका आंसर रहेगा हमारा 3। 3 तरीके की एंटिटी बनती है। कौन सी, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। एक तो डिपार्टमेंटल, ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं ना, वैसे डिपार्टमेंटल हो सकता है। एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, और एक हो जाता है अपना गवर्नमेंट कंपनी, मतलब जैसे LIC है, BSNL है, ठीक है, रेलवे है। ये सारी चीजें क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी है, पर इनको करने के लिए डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट बना रखा है तो वो डिपार्टमेंटल एक्टिविटी होगी। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बना रखा है तो वो इसमें आ गया। गवर्नमेंट कंपनी जैसे BSNL बना रखी है वो गवर्नमेंट कंपनी होगी तो वो इसमें आ गई, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है। तो इस 3 तरीके के एंटिटी बना सकते हैं वो अपनी एक्टिविटी करवाने। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं अपना नंबर आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक बार फिर से दे देता हूँ, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। थैंक यू सो मच।